हेलो स्टूडेंट्स, अत्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 9th के लिए हमारे आसपास के पदार्थ। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जब हम अपने चारों ओर नजर दौड़ाते हैं तो हमें अपने चारों ओर अलग अलग तरह की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। हमें दिखाई पड़ता है पत्थर, रेत, जल, सोफा, पेड़, पौधे, ये सब चीजें हमें आसपास दिखाई देती हैं। और जब हम इनका मोटा मोटा वर्गीकरण करते हैं तो हमें दो चीजें दिखाई देती हैं। इनमें से कुछ चीजें निर्जीव हैं और कुछ चीजें सजीव हैं। सजीवों का अध्ययन हम जीव विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। हम यहां पर निर्जीवों के बारे में बात करेंगे, यानी ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं है, जैसे लोहा है, पत्थर है, रेत है, मिट्टी है, दूध है, पानी है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, चीनी है। ये सब के सब निर्जीव पदार्थ हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद हैं। जब हम इन्हें देखते हैं अलग अलग प्रकार के पदार्थों को, तो हमें इनका रंग, इनका रूप, इनकी प्रकृति अलग अलग दिखाई पड़ती है। लेकिन इन सब में कुछ बातें ऐसी हैं जो सब में कॉमन है, यानी सब में मिलेंगी। वो चाहे वो रेत हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो ईंट हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो दूध हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे वह हवा हो। क्या कि भाई इन सब में कुछ ना कुछ भार है, इनमें कुछ ना कुछ भार है और ये जगह भी घेरती हैं। इनमें कुछ ना कुछ भार है और कुछ ना कुछ जगह घेरती हैं। तो विज्ञान की भाषा में इन सब को हमने नाम दिया है पदार्थ का, यानी मैटर, और दूसरे शब्दों में कहें तो द्रव्य। आप कक्षा 9th में आए हैं तो कुछ हो सकता है कुछ शब्द आपको नए सुनने को मिले। अब इस द्रव्य को आप इस द्रव से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस द्रव्य का अर्थ होता है मैटर, यानी कि पदार्थ, और इस द्रव का मतलब होता है लिक्विड। हम यहां पर पदार्थ की बात कर रहे हैं, द्रव्य की बात कर रहे हैं। अभी हम द्रव की बात नहीं कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो हमने कहा जब हम वस्तुओं को देखते हैं, पदार्थ को देखते हैं, मैटर को देखते हैं, द्रव्य को देखते हैं अपने चारों ओर, तो दो चीजें हमें कॉमन दिखाई पड़ती हैं। एक क्या कि भाई एक उनमें भार है और दूसरा वह है स्थान घेरती है। आप जानते हैं कक्षा 8 तक आप जान चुके हैं कि जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें भार होता है और आयतन होता है वह द्रव्य कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। और जिसमें इन दोनों में से कोई बात नहीं है तो हम कहेंगे वो वस्तु द्रव्य नहीं है, वह वस्तु पदार्थ नहीं है। अब द्रव्य की अगर हम उदाहरण की बात करें कि भाई द्रव्य के उदाहरण क्या हुए, एग्जाम्पल क्या हुए इसके, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं? क्या पत्थर द्रव्य है? आप कहेंगे जी हाँ, पत्थर में भार होता है और पत्थर जगह भी घेरता है। लोहा, आप कहेंगे यस सर। हम कहेंगे रेत, आप कहेंगे यस सर। हम कहेंगे मिट्टी का तेल द्रव्य है क्योंकि भार भी है और स्थान भी घेरता है। और इसके अलावा और भी ऐसी वस्तुएं आप अपने अंदर क्लासिफाई कीजिए कि वो द्रव्य है या नहीं है। तो बस दो ही चीजें आपको देखनी है कि भाई क्या उसमें भार है और क्या वह जगह घेरती, यानी उसमें आयतन है। अब एक प्रश्न मैं पूछूं तो बताइए, जो वायु है वह द्रव्य है या नहीं है, वह पदार्थ है या नहीं है? जल्दी से सोच के अपने दिमाग में बताइए।
इसमें कुछ छात्रों का जवाब हो सकता है हाँ, कुछ का हो सकता है ना, और कुछ संशय में होंगे कि भाई क्या होना चाहिए वायु। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल दो चीजें चेक करनी है, क्या इसमें भार है और क्या ये स्थान घेरती है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट कीजिए छोटा सा। एक फुटबॉल लीजिएगा जिसमें वायु नहीं भरी हुई है, हवा नहीं भरी है आपने अभी तक, बिल्कुल बिना हवा के है, और उसे तराजू में तोलिएगा। ठीक, और अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स तराजू है तो उसमें एकदम एक्यूरेट भार आएगा, और अब उसमें साइकिल पंप वाले से या साइकिल के पंप से क्या भर लीजिएगा, हवा भर लीजिएगा, और फिर दोबारा से तोलिएगा। तो क्या आपको इनके भार में कुछ अंतर दिखाई देगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल दिखाई देगा। जब हमने उसमें हवा भर ली है, अब उसका भार पहले से ज्यादा हो गया है। तो ये भार किसका है? फुटबॉल तो जिस पदार्थ की बनी हुई है ही है, वो पहले भी उसी पदार्थ की बनी हुई थी, अब भी चमड़े की है तो चमड़े की बनी है, रेक्सीन की है तो रेक्सीन की बनी है। आपने उसमें कुछ नया तो ऐड नहीं किया उसके पदार्थ में, लेकिन आपने उसमें एक चीज नई जो ऐड की है वो है हवा। आपने पहले उसमें हवा नहीं भरी थी और बाद में उसमें हवा भर दी। जब आपने उसमें हवा भर दी और उसका जो भार ज्यादा हुआ, वो वास्तव में किसके कारण, वो भार किसका है? वायु का है। इसका मतलब एक शर्त तो पूरी हुई कि वायु में भार होता है। अब दूसरी शर्त पूरी करनी है कि भाई क्या हवा स्थान घेरती है। इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट, आप फुटबॉल वाला ही एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। एक थैला लीजिएगा, आपका स्कूल बैग समझ लीजिएगा, स्कूल बैग है और जिसमें आपने अभी बुक्स नहीं रखी हैं, और मैं कहूं आप उनमें वो फुटबॉल रखिएगा जिसमें हवा नहीं भरी है। तो आप उसमें फुटबॉल जब रखनी शुरू करेंगे, कितनी फुटबॉल रख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी उतनी रख सकते हैं जितने आपकी बैग की कैपेसिटी है, जितनी क्षमता है उतनी फुटबॉल आप उसमें रख लेंगे, क्योंकि हवा उसमें भरी हुई नहीं है। अब सभी फुटबॉलों में हवा भर दीजिएगा और फिर दोबारा से अपने बैग में रखने की कोशिश कीजिएगा। क्या आप अपने बैग में अब उतनी फुटबॉल रख पा रहे हैं जितनी आप बिना हवा भरी स्थिति में रख पा रहे थे? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो वो जगह किसने घेर ली? फुटबॉल तो भाई पहले 9 रखी थी आपने, फुटबॉल तो अपनी जगह जितनी घेर रही थी, लेकिन हवा भरने के बाद इसका मतलब वो जगह किसने घेरी? हवा ने घेरी, तो वायु ने घेरी। तो वायु स्थान भी घेरती, यानी वायु में आयतन भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायु भी एक प्रकार का द्रव है, एक प्रकार का द्रव्य है, यानी पदार्थ है। और जब हम वायु है तो इसका मतलब कोई भी गैस क्या होती है? पदार्थ होती है, द्रव्य होती है। तो मैं समझता हूं आपको द्रव्य के कॉन्सेप्ट में दो चीजें समझ में आई होंगी, एक उसका भार और एक उसका आयतन। एनसीईआरटी में जो फुट नोट है उसमें आयतन की इकाई के बारे में भी बताया गया है। आयतन, अगर मैं कहूं कक्षा 8 में आपने 8 तक आप जान चुके, आयतन भाई किसी भी वस्तु का अगर हम आयतन निकालना हो तो सामान्यतः वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना मोटाई या ऊंचाई, इन तीनों में से कुछ भी ये होता है। भाई ये कोई वस्तु है, इसका आपको आयतन निकालना है कि ये कितनी जगह घेरेगी, तो आपने कहा ये कितनी लंबी है, एल कितनी है इसकी, ये कितनी चौड़ी है, बी कितनी है उसकी, ये कितनी ऊंची है, एच कितनी है। तो यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इन तीनों की गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा? आयतन निकलेगा। अब आयतन को नापेंगे किस में? आयतन की इकाई क्या है? इकाई की बात करें, अभी फिजिक्स में आप जानेंगे थोड़ा सा इससे, तो थोड़ा सा हम बात करें जिसमें कोई भौतिक राशि को हमें नापना होता है। आप बाजार में जाएंगे, सपोज कीजिए आप चीनी लेने गए, तो आप क्या कहेंगे उसे? भैया 1 किलो चीनी दे दो, आधा किलो चीनी दे दो, 5 किलो चीनी दे दो। क्या शब्द लगाया आपने? किलो। आप ये तो नहीं कहोगे कि जी 5 मीटर चीनी दे दो या 5 घंटा चीनी दे दो, ऐसी बात तो नहीं कहेंगे ना। यानी कि आपने जान लिया कि जो भार है वो किस में नापा जा रहा है?
किलोग्राम में नापा जा रहा है, उसकी इकाई किलोग्राम हो गई। ऐसे ही बाजार में कोई भी ऐसी चीज जो लंबाई लिए होती है, चौड़ाई लिए होती है, तो आप उसे मीटर में नापते हैं। जैसे बाजार में जाएंगे, आप कहेंगे जी 5 मीटर कपड़ा दे दीजिएगा। आप अपने मकान की लंबाई चौड़ाई नापेंगे तो आप कहेंगे या तो 5 या तो उसे मीटर में नापेंगे या फिट में नापेंगे। और छोटा करेंगे उसे तो आप इंच में आ जाएंगे, और छोटा करेंगे उसे तो आप सेंटीमीटर में आ जाएंगे, और छोटा करेंगे आप उसे मिलीमीटर में आ जाएंगे। यानी सारी चीजें लंबाई को नाप रही हैं। ये सारी इकाइयां लंबाई को नापने की हैं। कुछ बड़ी इकाइयां हैं, कुछ छोटी इकाइयां हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड क्या है, एक मानक क्या है? तो जब हम लंबाई के मानक की बात करते हैं बच्चों, तो वह होता है मीटर। तो मीटर एक मानक इकाई है। तो लंबाई किस में नपेगी जी? मीटर में। चौड़ाई किस में नपेंगी? आप कहेंगे जी मीटर में। ऊंचाई किस में नपेंगी? मीटर में। आपने एक बीजगणित का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ए की गुणा ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर। ए गुणा ए करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए का क्यूब। तो ऐसे ही मीटर की मीटर में गुना करेंगे तो बनेगा मीटर स्क्वायर, और फिर कर देंगे मीटर में गुना तो बन जाएगा मीटर क्यूब। क्यूब का अर्थ है घन मीटर। तो आयतन की इकाई क्या हुई बच्चों? घन मीटर। ये इसलिए बताई जा रही है आपको कि अगर आपको इसके संख्यात्मक प्रश्न निकालने पड़े, न्यूमेरिकल्स निकालने पड़े, तो उनमें इकाइयों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो 1 घन मीटर एक और अन्य इकाई होती है जो तरल के रूप में हम सामान्यतः इस्तेमाल करते हैं आयतन की, वो होती है लीटर। लीटर। तो 1 लीटर बच्चों, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। इन दोनों में से कुछ भी इकाई आप लिख सकते हैं। ये छोटा सा था आयतन के बारे में, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पे डिक्लेयर कर लिया। हालांकि हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो अब भी क्या है? पदार्थ है। इज दैट क्लियर? तो अब आप जान चुके हैं कि पदार्थ क्या होते हैं। वे सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है और जिनमें आयतन होता है, वे क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। अब आपके मन में एक जिज्ञासा हो रही होगी, ये ऐसी फिर ऐसी कोई चीज तो बताओ जिसमें दोनों ना होते हो। सोचिए आप, क्या ऐसी कोई वस्तु है या ऐसी कोई चीज है जिसमें ना भार हो और ना वो जगह घेरे? सोचिए, है ऐसी? तो हम कहेंगे जी हां, ऐसी कुछ वस्तु है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे मुंह से क्या निकल रही है? ध्वनि। क्या निकल रही है बच्चों? ध्वनि, आवाज, साउंड। साउंड मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं। अब ये साउंड मेरे से हो तक, मेरे मुंह से आप हवा में पूरे में फैल रही है ना? तो क्या मेरी साउंड में भार है, वजन है? जब मैं नहीं बोल रहा हूं और जब मैं बोल रहा हूं, तो क्या आपको कभी लगता है कि भाई जब कोई व्यक्ति बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर कुछ वेट रख दिया हो, वजन रख दिया गया हो? तो आप कहेंगे जी नहीं लगता। या ऐसा लगता है कि भाई आवाज जो है, आवाज होने से जगह भर जाएगी आपकी, साउंड है, कमरा भर जाएगा। आपने कमरे में कोई म्यूजिक लगाया तो थोड़ी देर बाद लगा कि भाई पूरा कमरा म्यूजिक से भर गया, आवाज से भर गया, अब इसमें और आवाज नहीं आ सकती। ऐसा तो नहीं होता। तो आप कहेंगे ध्वनि जो है ना इसमें भार है ना ये जगह घेर रही है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है? द्रव्य नहीं है। ऐसी वस्तुएं प्राय ऊर्जा होती हैं। क्या होती है? ऊर्जा। इन्हें कहते हैं ऊर्जा। चाहे वो ध्वनि ऊर्जा हो, चाहे वो प्रकाश हो, चाहे वह विद्युत हो, है ना? ये सब की सब जो है ऊर्जाएं होती हैं जिनमें ना तो भार होता है और ना ही वो स्थान घेरती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि भाई भार और आयतन का पदार्थ के साथ कितना गहन संबंध है। अब
पदार्थ की तो हमने बात कर दी कि भाई चलो ठीक है, हमें पता लग गया कि पदार्थ क्या है। अब पदार्थ के जब हम गुणों की बात करते हैं कि भाई अच्छा पदार्थ की व्याख्या करें, क्या है पदार्थ की व्याख्या, किस आधार पे करें, तो बच्चों पदार्थ की व्याख्या करने के लिए, उसे समझाने के लिए पदार्थ को हमारे पास दो आधार हैं। एक है हमारे पास भौतिक आधार और एक है रासायनिक आधार। जब हम भौतिक आधार की बात करते हैं तो भौतिक आधार का मतलब उसके बाहरी जो भी आचरण है, उसका रंग रूप, उसकी प्रावस्था, है ना, घुलनशीलता, ये कुछ गुण हैं जो उसकी भौतिकता को स्थापित करते हैं। और जब वो किसी दूसरे पदार्थ से कुछ कंबाइन करता है, मिलता है, तो वो बनते हैं उसके रासायनिक आधार। तो इस लेसन में हम भौतिक आधार पर द्रव्य की व्याख्या करेंगे, पदार्थ की व्याख्या करेंगे, मैटर की व्याख्या करेंगे, रासायनिक आधार पर व्याख्या नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? तो भौतिक आधार पर जब हम अपने पदार्थ की व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले तो प्रश्न ये आता है कि भाई हमारा पदार्थ बना कैसे हुआ है। क्या वो बिल्कुल कंटिन्यूअस है जैसे प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक पूरी ऐसे है, या रेत की तरह छोटे छोटे कणों से मिलके बना है? पदार्थ बना कैसे हुआ है? तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सपोज कीजिए ये आपने अपने घर में एक कांच का गिलास लिया, या एक बीकर भी आप ले सकते हैं, और उसमें कुछ पानी आपने ले लिया। सपोज कीजिए इतना पानी आपने उसके अंदर ले लिया। ये बीकर है और बीकर के अंदर ये जल है, और जहां तक उसमें पानी है वहां पर आपने एक निशान लगा लिया। आप पेन से निशान लगा सकते हैं उस पर, मार्कर पेन से या किसी भी पेन से, कि भाई बिल्कुल समतल पे रख के और एक निशान उसे लगा ले, तल समतल रहना चाहिए। अब क्या करना है कि उसमें 1 चम्मच नमक घोल दीजिएगा, और नमक घोलने के बाद आप फिर देखिएगा जो पानी के तल पे आपने निशान लगाया था, वो निशान, ये जो ग्रीन करके दिखाऊंगा मैं, ये मान लीजिए नमक जो आपने घोला है इसके अंदर। क्या अब पानी का तल पहले जितना ही है, पहले से कम हुआ है, या पहले से बढ़ गया है? जवाब दीजिएगा। आप अपने जवाब की जो पुष्टि है अच्छी तरह से तभी कर पाएंगे जब आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पे करके देखें। मैं इसका जवाब यहां पे बताता हूं प्रयोग का। इसका जवाब होगा नहीं। जल का तल 1 चम्मच नमक घुलने के बाद, आप चीनी भी घोल सकते हैं, है ना, 1 चम्मच नमक या चीनी घुलने के बाद भी वही रहता है जो पहले था। अगर हम माने कि पदार्थ या द्रव्य सतत है, कंटिन्यूअस है, रेत की तरह नहीं है छोटे छोटे कणों में बना हुआ, तब तो ये कंडीशन बिल्कुल संभव नहीं थी, तब तो उसका तल बढ़ना ही चाहिए था। लेकिन चूंकि तल नहीं बढ़ा है तो हमारी इस अभिकल्पना को बल मिलता है कि भाई जो हमारा द्रव्य है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो मान लीजिए ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि पदार्थ जो है अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वह दूध हो, चाहे वह मिट्टी हो, कुछ भी हो, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और हम, आपको ताज्जुब होगा, बहुत वर्षों पहले एक भारतीय महर्षि हुए हैं कणाद, उन्होंने भी कहा था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना
होता है, जिसे साइंटिस्ट लोग आज सिद्ध कर रहे हैं। कणाद ऋषि ने ये बात बहुत पहले कह दी गई थी कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हालांकि आज हम उन छोटे छोटे कणों को हम क्या कह रहे हैं, अणु का नाम दे रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का नाम दे रहे हैं। अणु से मिलकर बना है, छोटे छोटे अणु। तो प्रत्येक द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। अब ये अणु का आकार कितना छोटा है कैसे पता लगे, या कैसे अभिकल्पना करें इसकी? तो देखिए, इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट करके देखेगा। एक बर्तन लीजिएगा और जिसमें लगभग 100 ml आप पानी भर लें, और अब उसमें 2 या 3 क्रिस्टल छोटे छोटे कण, जैसे चीनी के जिसे आप दाने बोलते हैं ना, तो विज्ञान की भाषा में उसे क्या कहेंगे, क्रिस्टल। तो इसमें 2 जो कण हैं, 2 क्रिस्टल जो है, 2 या 3 क्रिस्टल किसके डाल दीजिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट के। पोटेशियम परमैंगनेट। आप कहेंगे सर ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? बच्चों, सामान्य भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में इसे कहते हैं लाल दवा। ये मेडिकल स्टोर पे 10-15 रुपए में मिल जाता है, छोटा सा पैकेट इसका, लाल दवा, है ना। तो इसके 2 या 3 क्रिस्टल जब डालेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जल जो है गुलाबी हो गया। पूरा जल कैसा हो जाता है, गुलाबी। अब एक और बीकर लीजिएगा नया, और उसमें पानी जो है 90 ml लीजिएगा। 90 ml पानी लो, और 10 ml ये जो गुलाबी पदार्थ हुआ इसमें से लेके 10 ml इसमें डाल दिए, तो पूरा कितना बन गया, 100 ml। तो आप देखेंगे ये भी गुलाबी हो गया। और फिर नए बर्तन में दोहराइएगा, पुनः 90 ml पानी और 10 ml इसमें से, तो आप देखेंगे ये भी गुलाबी हो गया। और फिर इसे 7-8 बार ऐसे ही अलग अलग बर्तन में करके देखेंगे तो हल्का गुलाबी होता चला जाता है। अब हमने कहा कि भाई गुलाबी रंग आ कहां से रहा है? गुलाबी रंग तो आ रहा है किससे, इस पोटेशियम परमैंगनेट से। और उसके हमने कितने क्रिस्टल लिए थे, 2 या 3 क्रिस्टल लिए थे। अब इतने क्रिस्टल में कितने अणु हैं? आपने देखा कि अगर आपने 10 बर्तन भी ऐसे किए तो 1000 ml पानी भी क्या कर रहा है, ये गुलाबी कर रहा है। तो इसका मतलब वहां तक भी अणु पहुंच रहे हैं। तो आप, और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जब उसके बाद पदार्थ और छोटा नहीं हो सकता। तो पदार्थ जो अंततम छोटा होगा, यहां पर ये मान के चलिए प्राकृतिक रूप से वो है क्या है, अणु। अणु जो है वो इन पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। हालांकि परमाणु का कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन वो बाद में आएगा। परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकते, वो जुड़ के तुरंत अणु बना लेते हैं। इसलिए यहां पर हमने कहा प्राकृतिक रूप से जो सूक्ष्म रूप है वो क्या है, अणु है। तो एक और बात क्लियर हो गई कि भाई पदार्थ जो है, द्रव्य जो है, मैटर जो है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, पहला लेक्चर आज का है आपका, तो आज हम आपके ऊपर बात यही छोड़ रहे हैं कि भाई हमने आज जान लिया कि पदार्थ या द्रव्य वो है जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है, यानी जिसमें आयतन होता है। और पदार्थ की जब हम व्याख्या करते हैं तो 2 आधार पर व्याख्या कर सकते हैं, एक भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। और जब हम भौतिक आधार पर पदार्थ की व्याख्या करने लगते हैं तो सबसे पहली बात हमें यही पता लगती है कि पदार्थ जो है सतत नहीं है, वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही अगर आप समझते रहेंगे, हमारा उत्साह बढ़ाइएगा, तो
तो हम आपके लिए नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे, जिससे आगे हम पदार्थ के कणों के जो अणु हैं इनके गुणों के बारे में जानेंगे। थैंक यू।